गुड आफ्टरनून। आज जो बैंक का टॉपिक है, सबसे पहले बैंकों का इतिहास पढ़ रहे थे और बैंकों के इतिहास में हिंदुस्तान बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक और एसबीआई, यहाँ तक बैंकों के बारे में पढ़ाई हो चुकी थी। आज भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक आरबीआई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीएससी में विशेष रूप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएससी में तो मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा से चर्चाओं में रहता है। जब भी कोई विषम परिस्थिति होती है, सरकार को आवश्यकता होती है, ऐसे समय पर भी आरबीआई एक चर्चाओं के विषय में रहने वाला बैंक है। तो इस टॉपिक को इतिहास, इसका संगठन, इसका निदेशक बोर्ड, इसके कार्य, इस तरीके से समझते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक की शुरुआत पहले एक नाम से समझते हैं और किस तरीके से ये नाम के अनुसार कार्य करता है ये देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का मतलब है कि यह भारत सरकार का एकमात्र बैंक है जो अन्य बैंकों से प्राप्त धन को रिजर्व रखता है, सरकार के लिए धन को रिजर्व रखता है, बैंकों को, कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों को, जितने भी भारत की सरकारी निजी बैंक है उन्हें उधार देता है। इसीलिए ये भारत का एक रिजर्व बैंक है। इसे समझने के लिए सबसे पहले इतिहास समझते हैं इसका। ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक है। इसीलिए अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना तो हुई, लेकिन उससे पहले भी एक कमेटी बनाई गई। अंग्रेज जो भी कार्य करते थे, एक विशेषज्ञ व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी बनाते थे और वो विशेषज्ञ व्यक्ति सुझाव देता था, जिसके आधार पर वह कानून बनाए जाते थे। तो सबसे पहले 1926 में अंग्रेज व्यक्ति हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इन्होंने कहा कि भारत के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना होनी चाहिए। यह कार्य बड़ा था। 1926 के बाद इसके लिए 1934 में 1934 में एक कानून आया, भारतीय रिजर्व बैंक कानून। इसको 1934 का आरबीआई एक्ट कहते हैं और इसी आरबीआई एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हिंदुस्तान के पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। स्थापना के साथ ही इसमें एक व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया। इसे संगठन में समझ लेते हैं और अच्छा लगेगा, लेकिन एक व्यक्ति को इसका गवर्नर बनाया गया और वह व्यक्ति अंग्रेजी था, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये सब फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। आजादी मिली 1947 को और आजादी के बाद 1 जनवरी, ये भी एक डेट पूछी जाती है, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी बैंक इसी के नियंत्रण में है। बैंकों से संबंधित कोई भी कार्य है, कोई भी सुझाव है, कोई भी कार्य करना है, आरबीआई करती है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद जैसे औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से आवश्यकता थी कि अंग्रेजों के समय बने हुए आरबीआई बैंक का पहले राष्ट्रीयकरण किया जाए और 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
मुख्यालय क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए, इनको रीजनल ऑफिस कहते हैं। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के चारों बड़े महानगरों में है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए याद करना जरूरी है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हुए, एक मुख्यालय हुआ, और उसके बाद भारत के राज्यों की राजधानियों में, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो भोपाल से ही बहुत से कार्यों का संचालन हो रहा है। इसीलिए भोपाल में एक आरबीआई बैंक की स्थापना कर दी गई, एक उसकी शाखा स्थापित कर दी गई, ब्रांच स्थापित कर दी गई। तो आरबीआई की शाखाएं भारत के सभी बड़े बड़े नगरों या राजधानियों में है। भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद बड़े बड़े शहरों में है। पूरे हमारे मध्य प्रदेश राज्य में एकमात्र भोपाल में आरबीआई की शाखा है। क्षेत्रीय कार्यालय चारों बड़े महानगरों में है और इसका एकमात्र मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी क्वेश्चन आते हैं। यहां दूसरा टॉपिक समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास तो फैक्ट की बातें हैं, फैक्ट जितने अच्छे याद हो जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन संगठन को समझना आवश्यक है। संगठन और इसी के साथ में निदेशक बोर्ड। तो संगठन इस संस्थान के या आरबीआई के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों से मिलकर बना है। इसमें एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इनके नाम हमेशा करंट से पूछे जाते हैं, लेकिन गवर्नर के नाम याद करते हैं तो पहले गवर्नर अंग्रेज थे जो 1935 में बने, ऑसबॉर्न स्मिथ। भारत को आजादी मिली 1947 में, और आजादी के बाद जो पहले भारतीय बनाए गए, सीडी देशमुख। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले व्यक्ति थे लेकिन अंग्रेज थे, सीडी देशमुख भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन बने, तो सीडी देशमुख बने। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है, समसामयिकी से पूछा जाता है, और करंट में वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एक यहां क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्रम के आधार पर ये कौन से व्यक्ति हैं, तो क्रम के आधार पर ये 25वें व्यक्ति हैं। अभी तक शक्तिकांत दास 25वें हैं और इनसे पहले 24 रह चुके हैं। इनसे पहले उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ये 3-4 आप याद कर सकते हैं, और कभी भूल भी जाएं तो आप अपनी जेब से नोट निकालेंगे और देख लिया करें, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ज्यादा पुराने नोट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4-5 आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, वो पढ़ते थे, आज काम भी ले लेते हैं उसे। उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की संख्या कुल 4 होती है। वर्तमान में अभी 3 ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीपी कानूनगो, एमके जैन, और अभी 2020 में बनाए हैं माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये करंट का एक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 2020 में किसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो किसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा या माइकल पात्रा या माइकल डी पात्रा। तो ये 3 इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक गवर्नर हैं। लेकिन कार्यों के संचालन के लिए इससे अभी तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसे समझना अच्छा होगा। या निर्णय किस तरीके से होते हैं, कार्यों का संचालन किस तरीके से होता है, इसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और क्षेत्रीय कार्यालय और भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्यों के द्वारा एक बोर्ड बनता है, जिसे कहते हैं निदेशक बोर्ड। निदेशक का अर्थ होता है ऐसा बोर्ड जो डायरेक्शन दे, ऐसा बोर्ड जो डायरेक्शन, दिशा निर्देश प्रदान कर सके। तो सबसे पहला काम निदेशक बोर्ड में कौन होता है?
दूसरा, निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, दोनों को याद करते हैं। निदेशक बोर्ड में कुल 20 सदस्य होते हैं, सभी निर्णय यही लेते हैं। इन्हीं के दिशा निर्देश अन्य बैंकों के लिए, देश के लिए जारी किए जाते हैं। तो क्यों ना 20 सदस्यों को याद कर लिया जाए। 20 सदस्यों में एक गवर्नर होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर 4 थे। एक गवर्नर, 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्षेत्रीय कार्यालय 4 थे, तो चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख, यानी एक गवर्नर प्लस 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर प्लस 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख, टोटल हुए 9 लोग। लेकिन कुल कितने हैं? 20 सदस्य। 11 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 9 और 11 होते 20। इन 20 लोगों से मिलकर के आरबीआई का डायरेक्टर बोर्ड बनता है। यही निदेशक बोर्ड समय समय पर मीटिंग आयोजित करता है, सम्मेलन करता है, सेमिनार करता है, मीटिंग आयोजित करता है, और उन्हीं बैठकों में देश के लिए अन्य बैंकों से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ाई की गई, दूसरा आरबीआई का संगठन, और तीसरा आरबीआई का निदेशक बोर्ड। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट की बात होती है तो वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा ही आरबीआई के कार्यों से रिलेटेड होते हैं। हमेशा आरबीआई के कार्य भी बड़े अच्छे हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र देश का केंद्रीय बैंक है जो भारत के अन्य वाणिज्यिक बैंक, ये हमने संगठित बैंकों के बारे में या संगठित क्षेत्र के बारे में जब आप लोगों को बताए थे कि भारत में सरकारी बैंक होते हैं, निजी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, या कोई भी अन्य से संबंधित। यदि विदेशी बैंक भी भारत में अपनी शाखा प्रारंभ करना चाहती है तो सबसे पहले अनुमति आरबीआई से ही लेनी होगी। एसबीआई कहीं पर भी कोई अपने कार्य का विस्तार करना चाहती है, विदेश में शाखा लगाना चाहती है, कोई नया कार्य करना चाहती है, तो पहले किससे परमिशन लेना आवश्यक होगा? आरबीआई से। और आरबीआई इन बैंकों के लिए समय समय पर नियम बनाती है, लाइसेंस प्रदान करती है नए बैंकों को। इसीलिए नियंत्रण रखने के कारण, नियम बनाने के कारण इसे भारत का केंद्रीय बैंक तो कहते ही हैं, साथ में बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बड़ा सरल सी ये बात थी कि बैंकों को नियंत्रण करने के कारण ये बैंकों का बैंक है। दूसरा, सरकार का बैंक। इसे सरकार का बैंक इसलिए कहते हैं कि भारत सरकार को भी अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, या अतिरिक्त कोई योजनाएं चलाने के लिए, या अतिरिक्त कोई आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए, या किसी भी आपातकालीन स्थिति में धन की आवश्यकता होती है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक के लिए आज हम लोग एक पॉइंट याद कर ले, आरबीआई कभी भी हमें ऋण नहीं देती है। आरबीआई भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है जो देश की अन्य बैंकों को ऋण देता है, और वो अन्य बैंक हमें ऋण देती है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि क्या कोई व्यक्ति आरबीआई से ऋण ले सकता है? तो नहीं। तो कौन ऋण लेगा आरबीआई से? बैंक ऋण लेती है। उसी प्रकार सरकार को जरूरत है तो सरकार किससे ऋण लेती है? आरबीआई से ऋण लेती है। यहां जो समझने वाले पॉइंट हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, नोटों की छपाई। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो यहां पहले हम एक कंडीशन लगाते हैं, 1 रुपए से अधिक, 1 रुपए से अधिक के नोट और सिक्का दोनों की छपाई और ढलाई का कार्य हमारे देश में आरबीआई करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के और नोट, 1 रुपए के सिक्के या नोट कौन जारी करता है? तो यहां आंसर है वित्त सचिव। यानी 1 रुपए के नोट पर जो साइन होते हैं
वो वित्त सचिव के साइन होते हैं, लेकिन सिक्कों पर ढलाई होती है, केवल साइन नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। 1 रुपए तक के नोट यानी 1 रुपए का नोट, सिक्का वित्त सचिव के द्वारा छापे जाते हैं या सिक्के ढाले जाते हैं, लेकिन 1 रुपए से अधिक के नोटों की छपाई आरबीआई के गवर्नर और सिक्कों की ढलाई भी आरबीआई के गवर्नर के नाम से ही होती है। अब इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझते हैं कि ये सब सिस्टम कैसे काम करता है। नोटों की छपाई से क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, नोट प्रिंटिंग प्रेस, और आप लोगों को भी बताया था कि 1 रुपए से अधिक के नोट पर कौन जारी करता है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि नोटों की छपाई के लिए पहले कागज की आवश्यकता है। फिर तो सभी लोग ये कागज बना करके नोटों की छपाई कर लेंगे। और आप लोग देखते भी हैं, भारत में कभी नकली नोट आते हैं, कभी कभी पाकिस्तान से भी नकली नोट आ जाते हैं। तो आवश्यकता पहली कागज की है, इसीलिए इसके लिए सिक्योरिटी पेपर मिल बनाए गए। और इस सिक्योरिटी पेपर मिल में नोटों का जो कागज है उसकी छपाई होती है। चेक, ड्राफ्ट, जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, पोस्टल ऑर्डर, इन सब के कागज की छपाई सिक्योरिटी पेपर मिल में होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल में किन की छपाई होती है, तो ये याद हो गया, नोटों का कागज, ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, और भी आप लोग याद कर सकते हैं। कहां कहां होती है, तो हमारे देश में इसके 3 मिल है, कारखाने हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना। इन तीनों में सिक्योरिटी पेपर मिल में जो कागज बनता है उसके बाद इसकी प्रिंटिंग होती है। नोट छपाई कारखाना, नोट प्रिंटिंग प्रेस, कागज सिक्योरिटी पेपर मिल में बनता है और छपाई के लिए कागज, नोट छपाई कागज के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल के बाद नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है, मध्य प्रदेश के देवास में है, कर्नाटक के मैसूर में है और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है। तो भारत में 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस या नोट छपाई कारखाना है। इसके बाद टकसाल, टकसाल में सिर्फ सिक्के ही नहीं ढाले जाते हैं, बड़े बड़े जितने मेडल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन सब की भी ढलाई यहीं होती है। हमारे देश में ये भी हमने याद किया, 1 रुपए से अधिक के सिक्कों की ढलाई आरबीआई करती है और 1 रुपए से कम यानी 1 रुपए तक और उससे कम वित्त सचिव के नाम से होते हैं। यहां महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान में कितनी टकसाल है, सिक्कों की ढलाई के लिए कितनी टकसाल है, तो 4 टकसाल हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा को जरूर याद रखना चाहिए, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर। और इसी गौतम बुद्ध नगर जिला में जो शहर का नाम है, सिटी का नाम है, वो नोएडा है। वैसे तो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम था, लेकिन अब ये प्रचलन में सिटी का नाम है। तो ये हिंदुस्तान में 4 टकसाल हैं, 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं और 3 सिक्योरिटी पेपर मिल हैं। 100% ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन यहां ये क्वेश्चन समझते हैं, क्या आरबीआई ऐसे ही अपनी मर्जी से नोटों की छपाई करती है या इसका कोई नियम होता है? तो इसके लिए भारत सरकार ने 1957 में एक पद्धति अपनाई है जिसको न्यूनतम निधि पद्धति कहते हैं। और इस न्यूनतम निधि पद्धति के अंतर्गत आरबीआई 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखती है और 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा जाता है और 85 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियों से संबंधित कागजात रखे जाते हैं। तो 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम निधि पद्धति रखने के बाद ही, सिक्योरिटी रखने के बाद ही
आरबीआई नोटों की छपाई करती है। यानी ये बात तय है, नोट छापने से पहले आरबीआई को उसके बदले में संपत्ति के कागजात और गोल्ड रखना ही होता है, नहीं तो नोटों की कीमत क्या होगी। तो ये आरबीआई के 3 कार्य हैं। चौथा, आरबीआई केंद्रीय बैंक है और पूरे विश्व का एक बैंक है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक। सेटलमेंट का मतलब होता है जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनका समाधान कराना, और उसी के लिए सेटलमेंट बैंक बनाया गया। और ये इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। वार्षिक या महीनों में यह बैठकें होती हैं जहां दुनिया के जितने केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर या प्रमुख भाग लेते हैं, और भारत अपनी बैंकिंग प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सुधार कर सकता है, कौन कौन से सुधार करना आवश्यक है, कौन कौन से नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने आवश्यक हैं, ये सब इसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर बनाए जाते हैं। और ये बेसल स्विट्जरलैंड में एक शहर है, इसीलिए बेसल के नाम से मानक बनाए गए हैं। बेसल मानक 1, 2, 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है बेसल मानक किससे संबंधित है, तो बेसल मानक बैंक सुधार से संबंधित है। बेसल क्या है, तो बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहां आईएसबी इंटरनेशनल सेटल बैंक स्थित है, जहां दुनिया के बैंकों के लिए नियम बनाए जाते हैं। आरबीआई भी इन बैंकों के नियमों को अपनाती है। तो अभी बेसल 3rd मानक हिंदुस्तान में लागू हो चुके हैं, 2019 में पूरे हो गए हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं बैंकों की जो ब्याज की दरें हैं वो सुधार रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन पहुंचा रहे हैं, नए नए सेक्टरों में लोन दिया जा रहा है, जिससे देश में तेज गति से अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, और अर्थव्यवस्था का ही नहीं सामाजिक विकास हो सके। 5वां सबसे महत्वपूर्ण जो आरबीआई का कार्य है वो मौद्रिक नीति है, मुद्रा से रिलेटेड है। ये टॉपिक समझने वाला है, और इस टॉपिक को इसके बाद अगली वीडियो क्लास में समझते हैं। लेकिन मौद्रिक नीति में कुछ शब्दावली सुन लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को समझते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। इन सभी के द्वारा आरबीआई बैंक हिंदुस्तान के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, और इन्हीं बैंकों से हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। इसीलिए यदि आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है वर्तमान में, तो वो मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति 2 महीने में जारी होती है, ये सब हम चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।